बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में भी मैं आपके कुछ मोस्ट कॉमन कमेंट्स और क्वेश्चंस का आंसर करूंगी जो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं जिन क्वेश्चंस के अंदर, उनकी कोशिश करूंगी कि आपको जल्दी से रिप्लाई दे दूं। और उसके अलावा अगर आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में इशू आ रहा है तो आप कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूँगी कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो बना दूँ। और उसके अलावा आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आइल्स के बारे में है कि आप लोगों ने आइल्स नहीं दिया हुआ तो आप मैक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स डिमांड नहीं होता। जब जापानीज़ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें आइल्स आपसे नहीं मांगते। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो वो इनफ होता है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। मेरे पास आइल्स नहीं था और मैंने स्कॉलरशिप पर अप्लाई किया और मेरी देखें स्कॉलरशिप हो गई है। उसके अलावा अगर आपके पास आइल्स है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। और सबसे बड़ी बात, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक कर सकते हो कि यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है आइल्स या नहीं कर रही। तकरीबन 80% 70% यूनिवर्सिटीज़ डिमांड नहीं कर रही होंगी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आइल्स डिमांड करती हैं, कुछ जो हैं वो डिमांड नहीं करती। तो सबसे पहले आप किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो आप उसकी वेबसाइट देखें कि वहाँ पर आइल्स डिमांड किया हुआ है या वहाँ पर डिमांड नहीं किया हुआ। उसके बाद आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर मैक्स स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, आप अप्लाई तो कर सकते हैं। आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स बाय मेल सेंड करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आप कर सकते हो। लेकिन जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे और वो आपके कंसर्न जो आपका प्रोफेसर होगा उससे पूछेंगे और आपका कोई प्रोफेसर आपसे कांटेक्ट में नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करते हैं जो प्रोफेसर का कंसर्न होता है। प्रोफेसर अगर एग्री है आपको लेने के लिए अपनी लैब के अंदर तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन कि आपको लग रहा है कि प्रोफेसर ने अगर आपको कह दिया कि मैं आपको अपनी लैब में रखने के लिए तैयार हूँ तो आपको ये लग रहा है कि आपकी स्कॉलरशिप हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप नहीं हुई। आपकी स्कॉलरशिप के थोड़े से चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर के हाथ में नहीं होता कि वो आपको स्कॉलरशिप दें। आपकी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। मतलब देखें, आपको मैं सिंपल समझाती हूँ। आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, प्रोफेसर अग्री है लैब में रखने के लिए, आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी का काम शुरू होता है। यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगी, यूनिवर्सिटी आपकी CGPA चेक करेगी और यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंड करना है या नहीं करना। ये बात होती है यूनिवर्सिटी ट्रैक की। एम्बेसी ट्रैक का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें सारे प्रोसेस जो डिफरेंट होगा वो जब अनाउंस होगी तो मैं उसका आपको बता दूंगी पहले से ही। लेकिन यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि आपको स्कॉलरशिप देनी है या नहीं देनी। जब एक बार यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर लिया, आपको फाइनल ईमेल आ गई कि यूनिवर्सिटी आपको नेक्स्ट को रिकमेंड करेगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी अपना काम करती रहती है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप प्रोफेसर ढूंढो, आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दो। उसके अलावा आपका काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का काम शुरू होता है। यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, यूनिवर्सिटी ही नेक्स्ट को रिकमेंड करेगी। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम होगा या कोई और इशू होगा तो यूनिवर्सिटी बाय ईमेल आपसे कांटेक्ट करती रहेगी। आपका बिल्कुल काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सारा काम यूनिवर्सिटी का शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि जापान आने के बाद तक का सारा काम यूनिवर्सिटी का होता है। उसके अलावा आपने ये क्वेश्चन किया है कि जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है उसमें से हम सेविंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, जितनी भी कोई लड़की आती है पढ़ने के लिए या कोई लड़का आता है, उसकी पहली कोशिश यही होती है कि वो कुछ सेविंग कर लें और पाकिस्तान में भेज दें या कुछ यहाँ पर सर्वाइव कर लें। तो देखें, अगर आप स्कॉलरशिप की अमाउंट में से बात पूछते हैं कि आप सेव कर सकते हो नहीं कर सकते, ये एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी एक्सपेंसिव एरिया में हो, आप टोक्यो में हो, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका रेंट ज़्यादा होता है, आपके ग्रोसरी पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और उसके अलावा मुझे लगता है फिर भी आप थोड़ा बहुत सेव कर सकते हो। मैं थोड़ा सा साइड एरिया में हूँ, मैं मेन लैंड में नहीं हूँ, तो मेरे एक्सपेंसेस इतना, मेरा रेंट नहीं है डॉम का और इतनी मेरी ग्रोसरी भी एक्सपेंसिव नहीं होती, तो मेरे थोड़ी सी ज़्यादा सेविंग हो जाती है। आप लोगों की अगर किसी एक्सपेंसिव एरिया में स्कॉलरशिप होगी तो आप लोगों के एक्सपेंसेस के हिसाब से आपकी भी सेविंग हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी होगी। उसके अलावा बेनिफिट ये होता है कि आप 28 आवर्स काम कर सकते हो। अभी मैंने कुछ ढूंढा है काम, मुझे नहीं मिला, तो लेकिन आप चाहें तो आप वीकेंड पर काम कर सकते हो। आपको इमिग्रेशन की तरफ से अलाउ होता है 28 आवर्स काम करना। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बता दिए।
उसके अलावा आप पूछ रहे हो कि बैचलर के लिए यूनिवर्सिटी ट्रैक पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो बैचलर्स के लिए यूनिवर्सिटी ट्रैक नहीं है, बैचलर के लिए एम्बेसी ट्रैक होता है। और एम्बेसी ट्रैक जो है वो यूजुअली अप्रैल या मई के अंदर ओपन होता है। जब वो ओपन होगा तो मैं उसमें डिटेल पर वीडियो बना दूँगी, आपको एक एक चीज़ उसमें समझा दूँगी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना लीजिएगा और उसमें अप्लाई कर लीजिएगा। बैचलर्स के लिए यूनिवर्सिटी ट्रैक नहीं होता, यूनिवर्सिटी ट्रैक सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए होता है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर दे दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। बाय बाय।